टू एपिसोड 29 ऑफ क्वार्टरली अपडेट्स। आज हम लोग एमसेफ इक्विपमेंट्स, ये कंपनी है, उसका क्वार्टर फोर मतलब सेकेंड हाफ का रिजल्ट्स को थोड़ा ट्रैक करेंगे, समझेंगे, डीप डाइव में जाएंगे, कौन कॉल के अपडेट्स लेंगे एंड बिजनेस मॉडल समझ लेंगे उससे पहले। तो ये सभी रखेंगे एंड यस, सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजिक्विटी ताकाश। कंपनी का पहले थोड़ा नंबर्स हाई लेवल पे देख लेते हैं, क्योंकि उसके बाद ही आपको थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा। फिर बिजनेस पूरा एंड टू एंड समझेंगे, कौन कॉल का नोट समझेंगे, मतलब साइड बाय साइड सब कुछ समझ के फिर हम लोग एसेस करेंगे कि चीज़ें क्या चल रही है, राइट। तो इन्होंने इस बार करीब करीब 55 CR का टॉप लाइन किया है, जिसमें इनकी 40% की बिटाई है। 40% बिटा समझो, मतलब क्या क्रीम बिजनेस होगा, जिसमें 100 रुपया कमा रहा हूँ, 40% की इबिटा आ जा रही है, पैट आ जा रही है करीब करीब 22-23% की, ठीक है। तो इबिटा बनी है 22 करोड़ की, 40% की बिट्टा मार्जिन हुई। पैट अपनी बनी है 11% की, 21-22% की बिट्टा पैट मार्जिन है, ठीक है। तो ये है मोटा मोटी नंबर्स, बट हाँ बिजनेस को समझते हैं। तो जैसे कंपनी का नाम है एमसेफ इक्विपमेंट्स, तो ये लोग ना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें दो तीन इनका प्रोडक्ट लाइन है। तो लैडर्स बनाते हैं, सीढ़ी, ठीक है। वो छोटा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो है। मेनली ये लोग बनाते हैं स्कैफोल्डिंग्स। स्कैफोल्डिंग्स होता है, समझ लो, अगर आपने देखा होगा कि जब भी पुराने ज़माने में, मतलब लेट से 5-10 साल पहले तक क्या होता था, जब भी बिल्डिंग्स बनती थी, कंस्ट्रक्शन होती थी, तो बैम्बू के मतलब रॉड्स लगते थे, उसको बांध दिया जाता था, मल्टीपल रॉड्स लगा के उसको सीढ़ी की तरह यूज़ किया जाता था, राइट। उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एंड वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में काम आता है, मतलब ऊपर जाने में, नीचे आने में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में काम आता है। जैसे लेट से अगर आपको ऊपर जाना है, स्कैफोल्डिंग्स यूज करके आप जा सकते हो बैम्बी वाला। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, क्योंकि वो इतना सेफ्टी रेगुलेटेड नहीं रहता है, हो सकता है कि वो जो भी आपने बैम्बू को बांधा है रोप वगैरह से, वो टूट जाए, वो इतना फ्लेक्सिबल ना हो, मूवेबल ना हो, बार बार फिर से लगाओ हटाओ वगैरह जो भी है। तो ये सब में भी धीरे धीरे नॉर्म्स चेंज हो रहा है। आई थिंक इसमें भी थोड़ा सा BIS नॉर्म्स आ रहा है, सेफ्टी इश्यूज के कारण धीरे धीरे ये भी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, लोग मेटल स्कैफोल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं। एंड इसमें भी दो टाइप के मोस्टली चलते हैं। एक MS होता है, माइल्ड स्टील स्कैफोल्डिंग्स, एंड एक दूसरा होता है एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग्स का लाइफ थोड़ा कम रहता है, माइल्ड स्टील का जो भी अपना MS स्कैफोल्डिंग्स का लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहता है। जस्ट टू गिव अ नंबर, माइल्ड स्टील का 10-15 साल का रहता है, इसका 5-6-7 साल, एट मैक्स 5-6 साल का ऐसे रहता है एल्यूमिनियम का, राइट। तो ये इनका मोस्टली का ये लोग बनाते हैं। एंड ये लोग बनाते हैं ये दोनों स्कैफोल्डिंग्स एंड इसको बेचते हैं, जिससे आई थिंक करीब करीब 40% ऑफ द रेवेन्यू आता है। बाकी 50% रेवेन्यू आता है इसको रेंट करके, मतलब इसको रेंट में दे देते हैं ये लोग सामने वाले को। एंड 10% रेवेन्यू कुछ अदर से आता है, आई थिंक उसमें लैडर्स वगैरह होगा या कुछ ऑपरेटिंग अलग, मतलब अलग टाइप की रेवेन्यू होगी, राइट। तो मोटा मोटी ये इनका बिजनेस मॉडल है। एंड इनका कैपेसिटी भी है, कैपेसिटी पे बात पे आते हैं। बट ये बिजनेस जो भी करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, क्या मार्जिन है, वो समझ लेते हैं, फिर आपको एक आइडिया आएगा। तो जो माइल्ड स्टील वाला ये लोग बेचते हैं ना, आई थिंक उसमें इनका रेवेन्यू मेरे हिसाब से 5-6% का रहता है, रेजर थिन रेवेन्यू रहता है जो बेचते हैं। बट जो रेंट पे लगाते हैं उसमें रेवेन्यू रहता है करीब करीब, आई थिंक, रेवेन्यू नहीं, मैं मार्जिन बता रहा हूँ, 5-6% का मार्जिन रहता है जब बेचते हैं। रेंटल पे इनका मार्जिन रहता है, यील्ड रहता है करीब करीब 30-35, 32 से 36% इन्होंने शायद बताया था। तो एवरेज में ले लो 35% रहता है, 30 to 38 इन्होंने बताया था, 35% रहता है, राइट। तो इधर एक बार आप स्टॉप करो, मैंने एक और वीडियो बनाया था दूसरे कंपनी में, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज करके, वो भी यही कर रहे थे, वो क्रेन को उठा रहे थे एंड रेंट पे दे रहे थे। एंड उनका मंथली यील्ड वो बता रहे थे 3.1% है, जो कि इंटू 12 करोगे पूरे साल भर का, तो वो अपना आ जाएगा 36%, 37%। तो ये उसके हिसाब से मैं दोनों को ले सकता हूँ कि सिमिलर लाइंस में है, राइट। तो 30-32% का, 32 से 36% का इनका यील्ड होता है माइल्ड स्टील MS स्कैफोल्डिंग्स में, जिनका क्या बोलते हैं, लाइफ भी 10-15 साल का रहता है, राइट। तो आप ऐसा रिलेट लेके चलो, जितना ज़्यादा लाइफ उतना यील्ड कम हो जाता है। यील्ड कम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं एल्यूमिनियम का बताऊंगा ना, उसका यील्ड है 36, मतलब 66% का। तो अगर एल्यूमिनियम वाला चीज़ बेचते हैं ये लोग, तो इनका ग्रॉस मार्जिन बनता है करीब करीब 30% का, एंड यील्ड हो जाती है 66% की। तो 66% मतलब समझ, जो कि 1.5 साल में ही पे बैक वापस आ जाएगा। मतलब अगर मैंने लेट से 1 करोड़ का स्कैफोल्डिंग बनाया, जस्ट मेकिंग इट अप, 1 करोड़ का अगर आता है तो, एंड उसको मैं अगर रेंट पे दे रहा हूँ पूरे साल भर में, तो 66 लाख का मेरे को रेंट आ जाती है। तो आप बोलोगे भाई लोग रेंट लेते क्यों है, तो इन्होंने 4-5 रीजन बताए हैं उस रेंट लेने के। पहला बताया कि क्या होता है ना, मोबिलिटी का इशू हो जाता है, लेट से मतलब ये जो भी रेंटिंग वाले स्पेस में ना, काफी कम ही प्लेयर है पूरे इंडिया बेस में। एंड ये पैन इंडिया प्लेयर बन रहा है, लिस्टेड भी हो गया, तो थोड़ा इसका नाम भी हो गया। तो लेट से किसी को चेन्नई में खरीदना है, तो ये इनसे ले लिया रेंट पे, चेन्नई में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी किया, एंड उसको लेट से मुंबई में करना है, तो उधर से उधर ले जाने में उसको कॉस्ट आ जाएगा। तो वो वापस से मुंबई में इसी से वापस से उस साइट पर रेंट ले सकता है, राइट। तो मूवेबिलिटी की इशू आ जाती है। फिर ऑपरेशनली हैवी होता है, स्कैफोल्डिंग को खोलो लगाओ, तो उसमें ये लोग हेल्प वगैरह शायद कर देते हैं। फिर रखने का कॉस्ट आ जाता है।
और फिर मेंटेनेंस वगैरह का ये सब है, फिर कैपेसिटी कैपेक्स पूरा लग जाता है। लेट से मैंने क्या बताया कि 1 करोड़ पूरा लग गया, पूरा खरीदने में तो 1 करोड़ पूरा लेट से आपका लग गया, बट अगर ये रेंट करेंगे तो कुछ पार्ट ऑफ दी इनका कैपेसिटी ही ब्लॉक होगा। एंड इन्होंने बताया था कि पूरे जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट आते हैं ना उसमें हार्डली नंबर्स में से उन्होंने बताया नहीं, बट मेरे को लगता है हार्डली 1 या 2% ऑफ द कॉस्ट स्कैफोल्डिंग का रेंटिंग में जाता है। तो इतना झंझट क्यों ही करना है, एंड ईजी भी रहता है अकाउंटिंग पर्पज से। तो इन्होंने 4-5 चीज़ बताया, बट फिर भी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको रेंट मतलब रेंट पे इतना स्कोप है क्या। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। मतलब त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज से तो मेरे को थोड़ा लग रहा था, बट ये जब एल्यूमिनियम वाला आ गया 66% वाला रेंटल यील्ड, तो आई एम लाइक बैफल्ड, मतलब इतना क्यों रेंट मिल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि भाई एल्यूमिनियम का जो होता है ना लाइफ, एल्यूमिनियम ये वाले स्कैफोल्डिंग का, उसका लाइफ 5-6 साल का है। तो जितना कम लाइफ उतना ज़्यादा रेंट मैं ले सकता हूँ सामने वाले से, क्योंकि उनको भी 4-5 साल 6 साल के बाद वो स्क्रैप करना पड़ेगा, वो अनयूजेबल हो जाता है, डेंट आ जाता है, मुड़ जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है ना, थोड़ा सा मेलेबल टाइप होता है, मतलब थोड़ा लूज टाइप, मतलब अच्छा रहता है क्वालिटी का, बट माइल्ड स्टील का लाइफ ज़्यादा रहता है 10-15 साल का। इसलिए माइल्ड स्टील का रेंटल यील्ड भी कम रहता है, 3% समझ लो, वही 32 से 36% के बीच में, 35% ले लो, वैसे रहता है। बट लॉन्ग रन में माइल्ड स्टील वाला 10 से 15 साल चल जाता है, तो उसमें आरओआई ऑलमोस्ट दोनों का मिला के सेम हो जाता है। तो ये वाला ज़्यादा चलता है, तो ये वाला में मेरे को लगता है ज़्यादा मार्जिन हो सकता है, मतलब ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लोग ज़्यादा कमा सकते हैं, राइट। तो ये इनका मोटा मोटी चीज़ है। और ये इनका अब ऐसा है ना कि जो रेंटल पे दे देते हैं तो हर साल 15-15 20-20% करके डेप्रिसिएशन लेते जाएंगे, तो 5-6 साल में पूरा कॉस्ट हट जाएगा। एंड उसके बाद जो भी पैसे आ रहे हैं वो काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाले पैसे हो गए, मतलब पूरे पैसे फ्री में आ गए, राइट। तो ये सब चीज़ हो जाती है, इनका बिजनेस मॉडल यही है। अब ये लोग एक और चीज़ बता रहे हैं कि ये एक और काइंड ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिसको ये लोग बता रहे थे अल्यूमिनियम फोर्क मोड, ऐसा कुछ बता रहे थे। एग्जैक्ट मैं बता देता हूँ नाम, अल्यूमिनियम समथिंग, अल्यूमिनियम समथिंग ये लोग बताए थे। इन्होंने बताया था अल्यूमिनियम अल्यूमिनियम फोमवर्क सॉल्यूशन। सॉरी मैं ये बैकग्राउंड से नहीं तो नहीं बता पा रहा हूँ, बट मेरे को जितना समझ आया कि ये एक मतलब काइंड ऑफ रीयूजेबल स्ट्रक्चर रहता है अल्यूमिनियम का, जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। काइंड ऑफ एक मोल्ड दे देता है, एक मतलब ढांचा दे देता है, काइंड ऑफ वैसा इनका कुछ रहता है। एंड ये रीयूजेबल रहता है, बट कस्टमाइजेबल उतना नहीं रहता, मतलब कस्टमाइजेबल भी रहता है। लेट से मैंने अगर एक बना दिया तो वही शेप में मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। आई थिंक इन्होंने पीपीटी में ही बताया कि करीब करीब 150 से 200 बार ये यूज़ हो सकता है, 150 से 250 बार रिपीटेडली यूज़ हो सकता है। और इससे क्या होता है ना, फास्टर कंस्ट्रक्शन टाइम भी हो जाता है। मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट 50-60% कंस्ट्रक्शन रिडक्शन हो जाती है। लेबर पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। उन्होंने पीपीटी से मैं देख के बता रहा हूँ, स्मूथ कंक्रीट फिनिश विद मिनिमल प्लास्टरिंग। तो बेसिकली इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग बता रहे थे कोई कंपनी है, कंपनी का नाम भूल गया, कंपटीटर ने इन्होंने बताया, वो 2000 करोड़ क्लॉक करती है पूरी ईयर्स में। तो ये अभी इसको भी जो भी एल्यूमिनियम फोर्क मोड वाला, सॉरी एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क, सॉरी एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क जो ये लेके आ रहे हैं, उसका लाइफ नहीं, मतलब उन्होंने ये बताया कि वो इस साल मतलब काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और पायलट टाइप कर रहे हैं। तो 30-40 करोड़ से लोग चाह रहे हैं कि इससे आए, एंड गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर से मल्टीफोल्ड आ जाएगी काइंड ऑफ रेवेन्यू। तो ये बता रहे हैं, और इसमें बता रहे हैं इनका मार्जिन करीब करीब 10 से 15% का हो सकता है क्रॉस मार्जिन। बट सिंस ये लोग न्यू मार्केट में मतलब न्यू से शुरू कर रहे हैं, तो मार्जिन सामने पास ऑन कर देंगे, मतलब कम लेंगे तो 10% से मार्जिन ये लोग बढ़ाएंगे, मतलब 10% इस पर मार्जिन रहेगा। तो वापस से हम लोग वापस से रीट्रेड करते हैं मार्जिन सारे पोर्टफोलियो को लेके। तो जो माइल्ड एमएस स्कैफोल्डिंग्स है स्टील वाली, उसको बेचते हैं तो 5-6% कमाते हैं, एंड रेंट पे लगाते हैं तो 33% रहता है, ठीक है। और एल्यूमिनियम वाला जो है वो अगर बेचते हैं तो करीब करीब 15% कमाते हैं मेरे हिसाब से, 30% कमाते हैं, सॉरी 30% कमाते हैं। एंड रेंट पे लगाते हैं तो 66% रहता है। एंड जो ये एल्यूमिनियम फोमवर्क आ रहा है, जो भी है एल्यूमिनियम वाली जो ब्रिक्स समझ लो आप, फोमवर्क जो आ रही है उसमें 10% रहेगा। एंड ये लोग बता रहे हैं इसमें भी रेंट का सीन कर सकते हैं ट्राई, ये लोग तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी आगे जाके पता चलेगा नेक्स्ट कॉन कॉल, ये जो भी नेक्स्ट अपडेट में। तो ये अपना हो गया। एंड ओवरऑल अगर मैंने क्या जो भी रेवेन्यू स्टार्टिंग में बताई थी आपको, इबिटा 40% पे है और पैट अपना 20-22% पे है। सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट। बट ये लोग बता रहे हैं ना आगे जाके जो स्केल करेंगे, और इनका जो भी क्या बोलते हैं नया प्लांट्स, इन्होंने प्लांट्स भी कुछ कुछ एक्सपेंशन किया है। माइल्ड स्टील का एक्सपेंशन ऑलमोस्ट हो गया है। आगे जाके माइल्ड स्टील ये लोग बता रहे हैं एमएस कैफोल्डिंग जो भी है वो नेक्स्ट ईयर में मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। आई थिंक इस साल इन्होंने 5 करोड़ ही किया था, तो बता रहे हैं कि 5 to 7 to 10x नेक्स्ट ईयर से हो सकता है, राइट। तो उस रेंज में अगर आप जाके देखोगे तो इनका काइंड ऑफ माइल्ड स्टील वाला एमएस स्कैफोल्डिंग्स का पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है। एल्यूमिनियम फोरमोक का जो भी है उसका भी पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है। तो ओवरऑल इबिट्टा गिरने के चांसेस लग रहे हैं। ये लोग गाइडेंस दे रहे हैं केगर का, मतलब टॉप लाइन का 50% के ऊपर कर देंगे। तो मेरे को वही लग रहा है ना, 50% से आप करोगे, बट प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है टू
लोअर मार्जिन प्रोफाइल वाला प्रोडक्ट्स, राइट। तो उसमें क्या होगा ना, मार्जिन जो भी दिख रही है पैड मार्जिन 20-22% की, या फिर अपना ले लो कि जो भी अपना इबिट्टा दिख रही है 40% की, इबिट्टा 40% से गिरने लगेगी क्योंकि आप ऐसा प्रोडक्ट बेचो जिसमें मार्जिन प्रोफाइल कम हो जाएगी। तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि ना हम लोग उसको कंपेंसेट कर देंगे लोअर मतलब हायर टॉप लाइन ग्रोथ देके। मतलब मैं ग्रोथ 50-60% का ला दूंगा, 50% लोग गाइडेंस दे रहे हैं, बट ये लोग ऐसे सटल हिंट्स दे रहे हैं कि हम लोग का इंटरनल टारगेट्स और भी ज्यादा है। तो लेके चलो 50% भी बढ़ाते हैं। इबिट्टा थोड़ी अगर गिर जाती है ना, तो मार्केट को मेरे हिसाब से मार्केट को अच्छा नहीं लगता। अगर इबिट्टा ऑलरेडी कम रहती, फिर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता तो समझ आता, बट इधर से मेरे को लग रहा है ना, हो सकता है कि ज्यादा इबिट्टा गिर जाए, बट आई एम नॉट नो वन टू काइंड ऑफ एसेस इट। ये लोग बता रहे हैं कि नहीं हम लोग पैड में भी ग्रोथ लेंगे, तो बट वो तो एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करेगा, राइट। आगे जाके देखना पड़ेगा। तो मेरे को प्रोडक्ट मिक्स चेंज से थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। कुछ सब ने मतलब जितने भी एनालिस्ट थे, जितने भी लोग थे, सब ये इनडायरेक्टली यही पूछ रहे हैं कि भाई आपका तो मार्जिन गिर जाएगा, तो आप इबिट्टा का गाइडेंस दो, पैड का गाइडेंस दो। वो लोग उस पर गाइडेंस नहीं दे रहे थे, वो बोले थे कि मेरे को एक बार पूछ के आना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम अलाउड टू गिव और नॉट। भाई क्या अलाउड टू गिव और नॉट, सारे कॉल्स में सबको इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस देते हैं, एक डायरेक्शनली चीज बताते हैं, तो वो मेरे को थोड़ा सा खटका। एंड ऊपर से अगर मैं इसको त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज के संग जाके देखूं, तो वो जो भी नए चीजें मतलब जो भी क्रेन्स लेके आ रहे हैं, उस पर वो बता रहे हैं कि 30-35% का वो लोग मार्जिन काइंड ऑफ या यील्ड ले लो काइंड ऑफ लेके आ सकते हैं, राइट, या रेंटल यील्ड। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है ना, आप एक जगह पूरे जगह बता रहे हो एल्यूमिनियम का 66% का यील्ड है, 1.5 साल में पे बैक आ जाता है। भाई पीपीटी में 1.5 साल का पे बैक इसी को लिख के मतलब हवा बना दिया गया, बट अब गोइंग फॉरवर्ड जब नई चीजें आप लेके आओगे, उसका मार्जिन प्रोफाइल गिर जाएगा, तो पे बैक पीरियड तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो वही वाला चीज एक काइंड ऑफ खटक रहा है। उसके साथ साथ 2-3 लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट किया, और मेरा भी काइंड ऑफ एक क्वेश्चन है कि अभी इनको ना मतलब और ये लोग बता रहे हैं कि ना बीच में मतलब जो भी अल्यूमिनियम वाला भी ये लोग केपेक्स कर रहे हैं, एमएस वाला तो ये लोग ने केपेक्स कर लिया ऑलरेडी। अल्यूमिनियम वाला जो भी केपेक्स कर रहे हैं वो हो जाएगा ईयर के एंड तक। बीच में ये लोग रेंटल जगह ले लिया है ताकि जल्दी जल्दी डिमांड को मीट कर सके। तो डिमांड ये लोग बता रहे हैं काफ़ी अच्छा है, बट जो भी नया केपेक्स करेंगे, जो भी नए रेंटल में डालने के लिए सामान लेके आएंगे, उसके लिए पैसे लगेंगे। अब पैसे लगेंगे तो या तो आप डेट से लोगे या तो इक्विटी से लोगे। लोग बोल रहे हैं मिक्स करके लेंगे हम लोग, कॉल लेंगे वगैरह। तो लेट से डेट पे लेते हैं, मैं मान कर चलता हूँ डेट पे लेते हैं, चलो इक्विटी भी लेते हैं। तो डेट का सिनेरियो ले लेते हैं पहले। तो जब डेट पे लेंगे ना, तो आपका क्या होगा ना, इबिट्टा तो गिर रहा है क्योंकि आप नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, नए प्रोडक्ट्स बेच रहे हो सस्ते मार्जिन वाले, राइट। उसके साथ साथ क्या होगा ना कि आपका डेट का कॉस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट, तो पैड में भी गिरावट आ जाएगी। इबिट्टा भी गिर रहा है, पैड भी गिर रहा है, तो मेरे को लग रहा है ना कि आगे जाके हो सकता है कि थोड़ा सा एक अलग अलग सिचुएशन ना हो जाए, वुमेन कट वाला सिचुएशन ना हो जाए कि आपका टॉप लाइन बढ़ गया, आपने 125% 130% की ग्रोथ दिखा दी, 100% की ग्रोथ दिखा दी, बट पैट आपका फ्लैट रह गया, गिर गया। तो मेरे को वैसा वाला चीज़ नहीं पसंद आता। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि भाई मार्जिन को आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके वो करो। अब गोइंग फॉरवर्ड लेट से ये कुछ महीनों तक या कुछ क्वार्टर तक उसी मार्जिन में खेलते रहे, उसके बाद ग्रोथ लेके आए, तो मैं उधर एंटर करना चाहूँगा। मैं ऊपर वाले टॉप लाइन ग्रोथ के साथ मार्जिन डिक्लाइनिंग में मेरे को नहीं इसमें घुसना। ये ऐसा भी ब्रांडेड प्लेयर नहीं है जैसे लेट से बिग ई कॉमर्स जाइंट्स जैसा कि मैं इसमें थोड़ा सा बने रह सकूं। तो मेरे को इतना मजा नहीं आया, राइट। इससे इसके ऊपर मेरे को त्रिशक्ति इंडस्ट्री ज्यादा बेटर लग रही है, जो कि कंसिस्टेंटली मतलब काइंड ऑफ नंबर्स दे सकती है, एंड वो बता भी रहे हैं, राइट। तो डेट वाला सिचुएशन नहीं हो गया। लेट्स से ये इक्विटी से फंड करता है, तो इक्विटी से क्या होगा, ईपीएस ग्रोथ गिर जाएगी, राइट। तो वही वाली चीज़ है कि मतलब देखना पड़ेगा क्या सीन है। अब इसके ऊपर एक बार जाके आपको थोड़ा सा आगे रिसर्च करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, नंबर्स को समझना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपना कॉल ले सकते हो। रेकमेंड मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पीओवी बता रहा हूँ कि कैसे डायरेक्शनली आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है कि ये लोग हाई मार्जिन प्रोडक्ट में नहीं, लो मार्जिन प्रोडक्ट में घुस रहे हैं। उसके संग संग अगर फंडिंग ले लेंगे, तो अगर ठीक से वैसा मेंटेनेंस नहीं रहा, वैसे अगर ये लोग टॉप लाइन नहीं ला पाए, वैसे ही बिट्टा नहीं बढ़ पाई, वैसे ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिली, तो काइंड ऑफ दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है। और ये कैसे कंपनी है, 6-6 महीने में नंबर्स आते हैं, तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिले, आप पैनिक कर जाओ, राइट। लॉट में भी लेना पड़ता है, तो एक काइंड ऑफ रिस्क हो जाता है ये सिचुएशन के लिए, राइट। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस होना है बिजनेस समझने में एंड ए टू जेड चीज़ों को करने में, राइट। एक दो चीज़ और बता दूँ इनका, और ये लोग ने ग्रोथ जो भी गाइडेंस दिया था बता रहे थे, जो इनका कोर प्रोपोजिशन है जो भी है, आई थिंक एल्यूमिनियम वाला ही है, वो 20% से ग्रो करेगा। जो एमएस स्कैफोल्डिंग्स है वो ग्रो करेगा करीब करीब मल्टीफोल्ड 5 to 7 to 10x, 5-6x ले लो, वहाँ पे ग्रो कर सकती है। एल्यूमिनियम वाले ये लोग बोल रहे हैं मॉडेस्ट टारगेट रहेगा। तो मॉडेस्ट टारगेट में लोग बता रहे हैं 30-40%, 30-40 CRE पूरे साल में टारगेट कर सकते हैं। इस साल इन्होंने आई थिंक करीब करीब 100 CR किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर ये लोग 150 CR कर लेंगे, उसमें ये लोग एल्यूमिनियम से 130 मतलब 30-40 बता रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि टॉप लाइन लोग ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बट वही है, ग्रो कर सकते हैं, इबिट्टा कम हो जाएगा नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन है। उसके संग मैं भी थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहूँगा। कंपनी का मार्केट कैप जाके देखो कि 300 करोड़ का वैल्यूएशन सभी के हिसाब से 13-14 की है, राइट। अगर टॉप लाइन का ग्रोथ लेके फॉरवर्ड पी कर दोगे, मतलब 50% ग्रोथ आ गई है, तो 13 या 14 पी बाय 1.5 क्यों 1
और 0.5 जो भी ग्रोथ आई ना 50% की, तो 1.5 गुना डिवाइड कर दोगे तो बोल दोगे 10 का पी है, वैसे नहीं चलता है। वैसे आपको विजिबिलिटी नहीं लेके चलना। यहाँ पे इबिट्टा गिरने वाली है जैसा मेरे को फील आ रहा है, तो हो सकता है कि 20-25% की ग्रोथ आई है, मे बी लेट से 40% की ग्रोथ आई, जो भी आई, तो आप ले सकते हो कि ग्रोथ वाली चीज़ है। बट मैं थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करना चाहूँगा। तो अगर लेट से मेरे पास होता तो मैं क्या करता, होता क्या, मेरे पास है ही नहीं वैसे तो मैं अभी वेट एंड वॉच करना चाहूँगा। बेसिकली यही मैं बोलना चाहूँगा, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप ले लो या भेज दो, मैं भी वेट एंड वॉच करूँगा, थोड़ा सा देखूंगा चीज़ों को क्या है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि वैल्यूएशन का कंफर्ट है, आई 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 से यस, वैल्यूएशन का कंफर्ट है, चीज़ें अच्छी है। बट अगर लेट से ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, लेट से रेंटल वाली चीज़ें हट गई, लेट से कोई और बड़ी कंपनी आ गई, क्योंकि मार्जिन इतना जब ज़्यादा होता है ना, लोग ज़्यादा घुस जाते हैं। तो यही वाला मेरे को कंसर्न है। तो मैं अभी भी थोड़ा सोच रहा हूँ इसको, इससे बेटर डील्स अवेलेबल है, इससे बेटर कंपनीज अवेलेबल है मेरे पास, काइंड ऑफ इन्वेस्ट करने के लिए, देखने के लिए, वॉच लिस्ट में डालने के लिए। तो मैं इसमें अपना इतना माथापच्ची नहीं करना चाहूँगा, राइट। तो मेरा भी वही सजेशन रहेगा कि आप पहले रीड करो, उसके बाद अपना कॉल लो कि आपको क्या करना है, राइट। तो यहीं तक रखते हैं, कुछ अगर आपको डाउट है तो पिंग वगैरह रख लो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय।